हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए है, क्योंकि हमने डे 1 के अंदर बताया था आपको कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़े। जिन्होंने हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है वो अभी जाकर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज हमारा डे 2 है, तो हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन का, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे रिवीजन किया जाता है, और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल क्लास का। सबसे पहले इस क्लास को लास्ट तक देखना, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथ पेन और रजिस्टर अपने साथ लेकर बैठे ताकि मेरे साथ साथ भी आप भी अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की जो स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम आपको लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीजें बता रहे हैं और एक टॉपिक को कैसे शुरू किया जाए, उसको कहां तक पढ़ा जाए, कैसे पढ़े, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, जो विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप जो डाउनलोड किया हुआ है, तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, पूरे भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो टेलीग्राम चैनल है, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आप हमारा चैनल जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली यूट्यूब की जो जो लाइव क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है, क्या है दोस्तों, फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको ये पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को हमें कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि 90% विद्यार्थी वो होते हैं जिनके पास डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री डिप्लोमा होता है, तो लाइब्रेरी साइंस के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, डिस्टेंस एजुकेशन में उनको उतनी जानकारी नहीं मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसको फ्री कंटेंट देखिए, आपको पता चलेगा कि भाई सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे टॉपिक कौन से पार्ट में होते हैं, ताकि आपको वहां पर पता चलेगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए ये मेरे पर्सनल नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और फ़ोन करके मुझसे अगर आपको बात करनी है किसी टॉपिक से संबंधित, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम एक टॉपिक लेकर लेना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज हमने एक ऐसा टॉपिक सुना है ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। तो हमने डे 1 के अंदर हमने बताया था आपको कि आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलन क्लासिफिकेशन, उस कोलन क्लासिफिकेशन में छोटे मोटे 10 टॉपिक होते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है फेज रिलेशन। क्या नाम है दोस्तों? फेज रिलेशन। फेज रिलेशन जो है सीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? दशा संबंध। क्या कहते हैं दोस्तों? दशा संबंध कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? दशा संबंध कहते हैं। अब कई बार सवाल बनता है इनमें से, एक्चुअली ये फेज रिलेशन जो टॉपिक है ये कभी भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ होता। सिलेबस में सिर्फ यही दिया हुआ होगा कि ये कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये फेज रिलेशन जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो आपको बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ये टॉपिक किससे है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति से संबंध रखता है। तो इस टॉपिक का जो संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। कोलन क्लासिफिकेशन है जो भारत की एक वर्गीकरण पद्धति है। कोलन क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कोलन क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है ये एक वर्गीकरण
पद्धति है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोलन क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों, एक वर्गीकरण पद्धति होती है जिसे, और कोलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, द्विबंधु वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विबंधु वर्गीकरण जो है कोलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है। और सीसी क्या है, एक वर्गीकरण पद्धति है, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों फेज रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दशा संबंध, ठीक है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो ये दशा संबंध का जो प्रावधान है, ठीक है ना, दशा संबंध जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, फेज रिलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, फेज रिलेशन। ये दशा संबंध का जो प्रावधान है, सबसे पहले जो है दशा संबंध का जो प्रावधान है ये कहां से शुरू हुआ था, तो दशा संबंध का जो प्रावधान है ये कोलन क्लासिफिकेशन का सीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था। सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था दोस्तों, सीसी का फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि दशा संबंध का जो प्रावधान है, दशा संबंध का जो अवधारणा है वो कहां से शुरू हुई थी, तो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, वहां पर जो है दशा संबंध का जो है प्रावधान शुरू हो गया था, दशा संबंध की जो अवधारणा शुरू हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये दशा संबंध का जो प्रतिपादन है, फेज रिलेशन, ठीक है ना, फेज रिलेशन का जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन को अंग्रेजी कहते हैं प्रोपाउंड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोपाउंड। तो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर एस आर रंगारत्न के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगारत्न के द्वारा इसका प्रतिपादन शुरू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दशा संबंध जो है ये कोलन क्लासिफिकेशन अर्थात द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति से संबंध रखता है। दूसरा, दशा संबंध का जो प्रावधान है वो सीसी के 7 एडिशन होते हैं, उसमें पहले एडिशन जो 1933 में आया था उसमें जो इसका प्रावधान लाया गया था, इसका अवधारणा पेश की गई थी। तीसरा, उसके बाद जो है ये फेज रिलेशन है, जो दशा संबंध है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये प्रतिपादन किया गया था आपके डॉक्टर एस आर रंगारत्न के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार दशा संबंध की जरूरत कहां पर पड़ती है, प्रैक्टिकल में कई बार पूछा जाता है। तो अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से हम पूछेंगे भाई दशा संबंध की जरूरत कहां पर पड़ती है। तो 2 विषय वाले जो ग्रंथों में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, दशा संबंध की जरूरत कहां पड़ती है तो बताऊं मैं, ठीक है ना। 2 विषय वाले ग्रंथों में, ग्रंथ का मतलब क्या होता है, पुस्तक होता है। ग्रंथों में विषय निर्माण के लिए वर्ग निर्माण के लिए, 2 विषय वाले ग्रंथों में वर्ग निर्माण के लिए दशा, जब आप बात करते हो कि जो 2 विषय वाले जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक होता है, या ग्रंथ एक हिंदी वर्ड है, टर्मोलॉजी है लाइब्रेरी साइंस की, या बुक भी कह सकते हैं, कि 2 विषय वाले जो क्या कह सकते हैं कि जो ग्रंथ होते हैं उनके वर्ग निर्माण के लिए, ध्यान रखना, वर्ग, दशा संबंध में वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, जो है क्लास, वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लास, ठीक है ना। तो 2 विषय वाले ग्रंथों में वर्ग निर्माण के लिए दशा कड़ी तकनीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। वर्ग निर्माण के लिए दशा संबंध का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, दशा संबंध का प्रयोग किया गया था। तो 2 विषय वाले जो ग्रंथ होते हैं तो उसको आपस में जोड़ने के लिए, उसको आपस में लिंक बनाने के लिए हमेशा दशा संबंध का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि 2 विषय के बीच में, ध्यान रखना, 2 विषय के बीच में जब किसी जो है योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उस समय एक टेक्निक यूज होती है, वो होती है दशा कड़ी तकनीक। क्या होती है दोस्तों, दशा कड़ी तकनीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेज लिंक टेक्निक,
क्या होता है दोस्तों, फेज लिंक टेक्निक का प्रयोग करता है। तो आपको पता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, हम पढ़ेंगे आगे, आपको पता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दो विषय के बीच में किसका प्रयोग किया था दोस्तों, दशा लिंक तकनीक का प्रयोग किया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दो विषयों के बीच में, दो विषय के ग्रंथ के बीच में किसका प्रयोग किया था दोस्तों, फेज लिंक टेक्निक का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों, फेज लिंक टेक्निक का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। तो दो विषय के लिए उन्होंने क्या किया था, दो विषय के बीच में जो है फेज लिंक जो है टेक्निक का प्रयोग किया था। अब सवाल आता है कि भाई जो है फेज लिंक टेक्निक के लिए उन्होंने कौन सा योजिक चिन्ह किया था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई फेज लिंक टेक्निक, दशा कड़ी तकनीक, जैसे फेज लिंक टेक्निक के लिए, ठीक है ना, दो विषय के ग्रंथों के बीच शून्य का प्रयोग किया गया। ग्रंथों के बीच किसका प्रयोग किया था दोस्तों, शून्य का मतलब होता है जीरो का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, जीरो का प्रयोग किया गया था। पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो दो विषय होते हैं, उन दो विषय में वर्ग बनाने के लिए, वर्ग का मतलब होता है क्लास, तो दो विषय में वर्ग बनाने के लिए इन्होंने दशा संबंध का प्रयोग किया था। लेकिन दो विषयों के बीच में ऐसी कुछ एक टेक्निक अपनाई गई थी, उस टेक्निक का नाम है फेज लिंक टेक्निक, ठीक है ना। तो फेज लिंक टेक्निक का जो है दो विषयों के बीच में एक योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसमें दो विषयों के ग्रंथ के बीच में फेज लिंक टेक्निक का प्रयोग किया गया था। अब फेज लिंक टेक्निक के लिए दो विषय के ग्रंथों के बीच किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है, जीरो का प्रयोग किया गया था। किसके के लिए किया गया था, जीरो के लिए किया गया था। जैसे एग्जाम्पल, जैसे है अभियांत्रिकी के लिए गणित, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि अभियांत्रिकी, क्या नाम है दोस्तों, अभियांत्रिकी के लिए गणित। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मेन क्लास है, यहाँ पर गणित है, और दूसरा अभियांत्रिक है, ध्यान रखना। तो पहला विषय क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपके, ध्यान रखना, वो हो गया अभियांत्रिक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, इंजीनियर। क्या कहते हैं दोस्तों, इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग। उसके बाद गणित के लिए क्या हो गया, मैथ्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मैथ्स हो गया, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा कि मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। क्या बनेगा दोस्तों, मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। क्या हो गया, मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी के लिए गणित, उसी तरीके से अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। क्या होता है दोस्तों, मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। अब इन्होंने दो विषय होंगे, पहला विषय हो गया आपका मैथ्स, और दूसरा विषय हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, इंजीनियरिंग हो गया। क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो मेन क्लास है मैथ्स, तो आपको पता है मैथमेटिक्स मेन क्लास पे किस पे आता है, बी पे आता है, और उसके बाद हम योजक चिन्ह क्या लगाएंगे, जीरो, और इंजीनियरिंग के लिए क्या आता है दोस्तों, डी आता है। क्या आता है दोस्तों, डी आता है। इसके लिए आपको कोलन क्लासिफिकेशन की आपको सारी मेन क्लास याद करनी पड़ेगी, ए से जेड तक आपको क्या करनी, याद करनी पड़ेगी, मेन क्लास याद करनी पड़ेगी। ए पर कौन सा सब्जेक्ट आता है, बी पे कौन सा आता है, सी पे कौन सा आता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, जो पहले आता है, तो मैथमेटिक्स में पहले आ रहा है और इंजीनियरिंग में डी आ रहा है। जब आप मेन क्लास पढ़ोगे
तो ए पे नेचुरल साइंस हो गया, आपको पता होना चाहिए ए पे क्या आता है, नेचुरल साइंस हो गया, ठीक है ना। बी पे क्या आ जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सी पे क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। डी पे क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, डी पे इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, ठीक है। डी पे क्या हो जाएगा, आपके इंजीनियर हो जाएगा। ई पे आपके क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको पेन क्लास पढ़ना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि अभियांत्रिकी के लिए गणित, तो दो विषय हैं, तो दो विषय के बीच में वर्ग निर्माण करने के लिए एक फेज लिंक टेक्निक, दशा कड़ी तकनीक का प्रयोग किया गया था। उस दशा कड़ी तकनीक के लिए कौन सा योजक चिन्ह प्रयोग किया था, जीरो का प्रयोग किया गया था। तो अभियांत्रिक के लिए मैथ गणित है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, गणित आ रहा है, तो पहले बी आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फेज लिंक टेक्निक, फेज लिंक टेक्निक, दशा कड़ी टेक्निक हो गए, जो है आपके क्या हो जाएगा, जीरो है। तो दो विषय को बीच में दशा लिंक के सॉरी दो विषय के बीच में जोड़ने के लिए इन्होंने एक फेज लिंक टेक्निक का प्रयोग किया था। वो फेज लिंक टेक्निक के लिए योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, ये आपका क्या है, जीरो। तो जीरो क्या है दोस्तों, एक योजक चिन्ह है। तो इस तरीके से इन्होंने एक योजक चिन्ह लगाकर दो विषय के बीच में वर्ग निर्माण के लिए इन्होंने बनाया है। तो बी आ गया मैथ्स के लिए, फिर जीरो योजक चिन्ह हो गया, और डी किसके लिए आता है दोस्तों, इंजीनियरिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है दोस्तों, इंजीनियरिंग के लिए आता है। लेकिन 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 सीसी के 7th एडिशन में, ठीक है ना भाई, सीसी के 7th एडिशन में जहां पर दो को जोड़ने के लिए, ध्यान रखना, दो विषयों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह हम कौन सा लगाते थे, जीरो लगाते थे। क्या कौन सा लगाते थे, जीरो लगाते थे। तो लेकिन सीसी के 7th एडिशन में दशा संबंध में योजक चिन्ह जीरो को हटाकर, योजक चिन्ह जीरो अर्थात शून्य को हटाकर एम्परसेंड, क्या है दोस्तों, एम्परसेंड का चिन्ह ऐसा होता है, क्या होता है, एम्परसेंड का प्रयोग होने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था, दो विषयों के बीच में जो है जो योजक चिन्ह है फेज रिलेशन में जीरो का प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग, जीरो का। लेकिन अब क्या है कि जीरो हटाकर, ध्यान रखना है, उसकी जगह अब कौन सा चिन्ह हो गया दोस्तों, वो योजक चिन्ह कौन सा हो गया, एम्परसेंड का प्रयोग होने लगा था। जैसे मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कि मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बी, और पहले योजक चिन्ह क्या होता था, जीरो, और फिर डी हो गया, ठीक है ना। ये पहले होता था, लेकिन इसको हटाया क्यों, अब जो है, लेकिन अब क्या हो गया, बी हो गया, अब इसकी जगह योजक चिन्ह क्या हो गया, एम्परसेंड, फिर डी हो गया। लेकिन अब जो है योजक चिन्ह जीरो हटाकर उसकी जगह अब क्या होने लगा दोस्तों, एम्परसेंड का प्रयोग करने लगे थे। क्या हो गया, जीरो हटा दिया था, अब उसकी जगह जो है एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग करने लगे थे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, अभी तो ये जीरो दिखता है, कुछ लोग इसको क्यों हटाना पड़ा आखिरकार योजक चिन्ह जीरो को, क्योंकि ये दूर से कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या कोई लोग इसको कुछ लोग जीरो मानते थे, और कुछ लोग जो है कैपिटल लेटर का ओ मानते थे। कौन सा भाई, ओ फॉर ऑरेंज होता है ना, कुछ लोग इसको ओ मानते थे, कुछ लोग इसको जीरो मानते थे। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब इन्होंने दो विषय के बीच में वर्ग निर्माण करने के लिए अब जीरो की बजाय जो है वहां पर कौन सा चिन्ह है दोस्तों, एम्परसेंड, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों, एम्परसेंड चिन्ह का प्रयोग करने लगे थे दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे उसके बाद हम बात करते हैं कि सीसी के 5th एडिशन में,
और सीसी का 5th एडिशन कब आया था दोस्तों? 1957 में। सीसी के 5th एडिशन में दशा संबंध के दशा संबंध के दशा संबंध के 3 स्तर, ठीक है ना। दशा संबंध के 3 स्तर, 3 स्तर का मतलब 3 लेवल्स। सीसी के 5th एडिशन में दशा संबंध के 3 स्तर और दशा संबंध के 5 प्रकार निर्धारित किए गए थे। 5 प्रकार निर्धारित किए गए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो सीसी के 5वें एडिशन में दशा संबंध के 3 स्तर, तो ध्यान रखना ये तो हो गया 3 लेवल्स। कितने हो गए दोस्तों? 3 स्तर हो गए आपके। उसके बाद है 5 प्रकार। प्रकार का मतलब क्या होता है? टाइप्स, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया दशा संबंध के मतलब फेज रिलेशन के 3 स्तर। 3 स्तर कौन से होते हैं? पहला हो गया आपके इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन हो गया, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर विषय दशा संबंध, ठीक है। दूसरा हो गया आपके इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंतःपक्ष दशा संबंध, अंतःपक्ष दशा संबंध। तीसरा होता है दोस्तों आपके इंट्रा एरे फेज रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंतःपंक्ति दशा संबंध, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 प्रकार के क्या हो गए दोस्तों? सीसी के 5वें एडिशन में 3 स्तर, लेवल्स को क्या कहते हैं? 3 स्तर। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ध्यान रखना दशा संबंध के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, दूसरा होता है इंट्रा फैसेट और तीसरा होता है इंट्रा एरे हो गया। अब 5 प्रकार कौन से हैं? पहला होता है जी से क्या हो जाएगा? जनरल, और जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य। दूसरा हो जाएगा बी से क्या हो जाएगा? बायस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? झुकाव। क्या होता है? झुकाव। और तीसरा हो गया सी से हो जाएगा कंपैरिजन, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलना। क्या कहते हैं दोस्तों? तुलना। चौथा होता है डी से क्या हो जाएगा? डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया हिंदी में? डिफरेंस मतलब भिन्नता, ठीक है। और चौथा हो गया जीबीसीडी और उसके बाद आई, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई से हो गया इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभाव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला हो गया जी से जनरल हो गया, उसके बाद बी से बायस हो गया, सी से कंपैरिजन हो गया, डी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 नंबर कर दो इसको। डी से डिफरेंस हो गया, उसके बाद आई से क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्फ्लुएंस हो गया। तो दशा संबंध के कितने थे? 3 तो स्तर थे और 5 प्रकार थे। कितने थे? 5 प्रकार थे। लेकिन सीसी के 7th एडिशन कब आया था? 1987 में दशा संबंध के कुल 6 प्रकार निर्धारित किए गए। 5 पहले थे, 6 प्रकार निर्धारित किए गए थे। तो वर्तमान में अगर पूछ ले कि भाई दशा संबंध के प्रकार कितने हैं, तो दशा संबंध के कितने प्रकार है दोस्तों? 6 प्रकार है। अब आपको इसको याद करने का तरीका मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको चीज है,
या तो हो जाएगा आपके फेज रिलेशन, जिसमें आपके क्या होंगे, लेवल होगा। क्या होगा दोस्तों, लेवल्स होंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर हो जाएगा टाइप्स, हो जाएगा काइंड्स ऑफ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपके लेवल्स, फेज रिलेशन लेवल हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज रिलेशन, ठीक है ना। तो फेज रिलेशन में जो यहाँ पर तो हो जाएगा आपके काइंड्स, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। तो पहला 6 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितने हो गए, 6 हो गए। तो सबसे पहले फेज रिलेशन के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है दोस्तों, अभी हमने बताया था जनरल। जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य। दूसरा जो प्रकार होता है बायस, बायस को हिंदी में क्या कहते हैं, झुकाव। सी से क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपैरिजन। कंपैरिजन हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तुलना। चौथा होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, भिन्नता। क्या हो गया, भिन्नता। फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उससे पहले एक और जोड़ दिया गया था, टूल। टूल का मतलब होता है उपकरण। क्या है, उपकरण। फिर उसके बाद लास्ट में जो होता है वो होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, वो होता है प्रभाव होता है। क्या होता है, प्रभाव होता है। तो 6 प्रकार हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा। तो पहले क्या है कि सीसी के 5वें एडिशन में इन्फ्लुएंस ही था, लेकिन छठा जोड़ा गया था, लेकिन जोड़ा पहले जोड़ दिया था, ध्यान रखना। इसलिए इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। फेज रिलेशन याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है दोस्तों, जीबी सी डी टी आई। क्या है दोस्तों, जीबी सी डी टी आई, ध्यान रखना। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, जीबी सी डी टी आई। जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल और इन्फ्लुएंस है। अब 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है इंटर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो होता है इंट्रा फेसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रा एरे। क्या होता है दोस्तों, इंट्रा एरे होता है, ठीक है। पहले विषय हो गया, इसको इसे विषय कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं दोस्तों, विषय कहते हैं। इसको पक्ष कहते हैं हिंदी में। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रा एरे। एरे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पंक्ति कहता है। अब आपको पता है कि फेज रिलेशन के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल हो गए, 1 2 3 और 6 प्रकार हो गए। तो अब ध्यान रखना है कि यहां से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट हमेशा ए से शुरू होता है, ए बी सी डी ई, एफ नहीं आता, ध्यान रखना। हमेशा सब्जेक्ट जो इंटर सब्जेक्ट है वो एबीसीडी से शुरू होगा, एफ नहीं आएगा। एफ और फ्लैग हमेशा ऊपर ही उड़ता रहता है, इसलिए एफ नहीं आएगा, सीधा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब फेसेट का, ये फेसेट बीच में आता है, तो बीच में मेरे 3 दोस्त आ गए थे। कौन से दोस्त आ गए, पहला आ गया जुगल किशोर। जुगल किशोर को शॉर्टकट में क्या कहेंगे, जेके। क्या कहेंगे दोस्तों, जेके। दूसरा दोस्त आ गया मानाराम, तो मानाराम को शॉर्टकट में एमएन, क्या हो जाएगा, मानाराम। तीसरा दोस्त आ गया मेरा परसाराम, तो परसाराम को क्या लिखेंगे, पी आर। क्या लिखेंगे दोस्तों, पी आर लिखेंगे। और इंट्रा एरे से हमेशा टी से शुरू हो जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ये हमेशा लास्ट में टी से शुरू हो जाएगा, पंक्ति। भाई जिसको भी, जिसमें टैलेंट होगा वो एक एरे बना देगा, कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जब इसको याद करने का तरीका क्या सा, जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो अपने एरे जो है एरे एरे में खड़े हो जाइए दोस्तों। तो टैलेंटेड से याद रखना है कि पंक्ति किसकी बनेगी, टैलेंटेड लोगों की बनेगी। तो याद रखना है आपको, टी से शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी से शुरू हो जाएगा। अब बीच में कौन आते हैं, दोस्त आते हैं। इन दोनों के बीच में कौन आया, दोस्त। 3 दोस्त आ गए थे, तो बीच वाला जो है क्या कहलाता है दोस्तों, वो फेसेट कहलाता है, ध्यान रखना। इसकी भी एक ट्रिक बना देता हूं मैं आपको, सपा, एस एफ सॉरी, इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों। हाँ, इसकी भी एक ट्रिक है, एस एफ ए। ये जो 3 लेवल है ना, जैसे मैंने 5 प्रकार 6 प्रकार की ट्रिक बनाई है, जीबी सी डी टी आई। ये रहा जीबी सी डी टी आई। उसी तरीके से लेवल की ट्रिक है सफा। आजकल छोटे बच्चे सफा को बहुत ज्यादा यूट्यूब पे देखते हैं। तो सफा का मतलब, एस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। एफ का मतलब फेसेट और ए का मतलब होता है एरे। एफ का मतलब फ्रेंड,
तो 3 फ्रेंड हो गए थे, जेके, जुगल किशोर, मानाराम और पीआर परसाराम। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस टेबल के आधार पर, जिसको ये टेबल याद होगी तो अभी आप कोई भी सवाल आएगा परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो साथ साथ नोट्स आप भी बनाइए। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है कि वास्तव में ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए सभी लोग। और अब मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया आपको। अब जो है हर विद्यार्थी जो इस सवाल का आंसर देंगे कि वास्तव में सवाल के कैसे बनते हैं, इस टॉपिक में से सवाल कैसे बनते हैं दोस्तों। तो आज हमने टॉपिक शुरू की थी फेज रिलेशन की। अब सवाल कैसे आता, ध्यान दीजिए। ये अभी एमपीपीएससी में सवाल आया था। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इंट्रा एरे डिफरेंस के लिए जाना जाता है। तो इंट्रा एरे डिफरेंस के लिए कौन सा वर्ड आया है, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पूछा क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इंट्रा एरे। ठीक है ना भाई, 3 स्तर होते हैं, इंटर, सब्जेक्ट, फैसेट और एरे। तो इन्होंने पूछा क्या है दोस्तों, एरे वाला पूछा है। ये तो है आपको पता ही है, GBCD और आई, ये तो हो गया। अब इन्होंने एरे वाला पूछा, तो एरे क्या शुरू होगा, टी से शुरू होता है, TUV और W। तो इन्होंने क्या पूछा है, इंट्रा एरे डिफरेंस। तो इंट्रा एरे ये रहा डिफरेंस। डिफरेंस के लिए कौन सा वर्ड आता है दोस्तों इंट्रा एरे में, तो डिफरेंस के लिए आता है दोस्तों W। क्या आता है दोस्तों, W आता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल एक सीसी के 7th एडिशन में फेज रिलेशन के लिए बी डिनोट्स के लिए आता है। तो अभी देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो बी किसके लिए आता है दोस्तों, तो पहला हो गया GBC और D। इन्होंने क्या पूछा है कि फेज रिलेशन में बी डिनोट्स, ये केवीएस 2018 के अंदर आया था। तो बी के लिए क्या आता है, तो बी के लिए आपको पता है कि बी के लिए क्या आएगा। तो पहले आपको पता है कि यहाँ पर बी पूछा है, तो इसका मतलब ये किसकी बात करें दोस्तों, इंटर सब्जेक्ट की बात करें। तो ए और बी, ABCD। तो आपको पता है कि बी आता है बायस के लिए। क्या आता है दोस्तों, बायस के लिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बायस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके टाइप्स हो गए, GBCDTI, जो मैंने आपको क्या बताया है कि अभी एक ट्रिक बताई थी। और ये सब्जेक्ट है, इंटर सब्जेक्ट में कहाँ से शुरू होता है, ABCDEF नहीं होता है, ये सीधा G हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है कि सीसी में फेज रिलेशन डिजिट G किसको डिनोट करता है, G। तो G में वही वापस से ध्यान रखना, G किसके लिए आता है। तो आप पहले तो 6 टाइप्स लिखिए, GBCD और I। अब G पूछा है तो G किस में आता है, सब्जेक्ट में आता है, इंटर सब्जेक्ट में आता है। तो ABCDEF नहीं होता, G। तो G किसके लिए आता है दोस्तों, इन्फ्लुएंस के लिए आता है। तो ये इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंट्रा सब्जेक्ट में दशा संबंध के कितने स्तर होते हैं, तो अभी बताया था मैंने, दशा संबंध के जो लेवल होते हैं वो लेवल 3 होते हैं। पहले कौन सा होता है दोस्तों, इंटर सब्जेक्ट होता है। और दूसरा लेवल कौन सा होता है दोस्तों, इंट्रा फेसेट होता है। ठीक है ना, इंट्रा फेसेट होता है। और तीसरा लेवल कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है इंट्रा एरे होता है। क्या होता है दोस्तों, इंट्रा एरे होता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को आपको समझने के लिए पहले प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, ध्यान रखना। जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद जब आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद जब आप सवालों को समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को यह नहीं पता चलता है कि हम पढ़े कहाँ से जो है लाइब्रेरी साइंस को। तो हमने एक तरीका निकाला आपको इजी वे में, ताकि आपको एक एक टॉपिक का हमने वीडियो बनाया है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, हर एक टॉपिक का PDF है, हर एक टॉपिक का टेस्ट है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके और आप लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ, ताकि आपको ये पता चले कि सवाल कैसे आता है दोस्तों। अगला सवाल है कि सीसी के किस संस्करण में दशा संबंध का प्रावधान हुआ था। तो सीसी के ध्यान रखना है पहले एडिशन,
पहला एडिशन जो है 1933 में आया था। इसमें जो है दशा संबंध का क्या है प्रावधान हुआ था दोस्तों। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी जो अभी तक जिन्होंने हमारी किताब नहीं ली है, वो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ इस किताब को जरूर ले लीजिएगा आप। ठीक है ना, ये वॉल्यूम 1 है किताब। इस किताब के अंदर सबसे बड़ी बात है, इस किताब का जो लिंक है वो लिंक है हम आपको दे देंगे। कहाँ पर? वो लिंक हम टेलीग्राम के अंदर दे देंगे, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा और 5-7 दिन के अंदर आपके घर तक आ जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट से। इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर 10 ओल्ड पेपर है। क्या है दोस्तों? 10 ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर का मतलब जो पुराना पेपर है। ये किताब उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है, टेस्ट दे दिया है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, या कह सकते हैं पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी इस किताब को पढ़ता है तो उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ये किताब अन्य किताबों से स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस किताब के अंदर जो कंटेंट है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप जो है हम हिंदी की किताब बता दीजिए। किताब तो बहुत सारी है मार्केट के अंदर, कोई भी पढ़ लोगे आप, लेकिन जब तक लाइब्रेरी साइंस को अगर आप बायलिंगुअल अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप जिंदगी में भी लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। ये लिख के ले लो वहां पर। क्योंकि जो किताबों के अंदर जो हिंदी लैंग्वेज दी हुई होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो पेपर में आता है, रात दिन का अंदर होता है, वहां पर शुद्ध हिंदी आती है। तो कुछ जो टर्मोलॉजी होती है, इसलिए मैं आपको अभी से ऐसी आदत डालना चाहता हूं ताकि आप क्वेश्चन भी पढ़ो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, ऑप्शन भी पढ़ो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, ताकि मेन एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और इतनी भी खतरनाक इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों। 12 तक आप सब लोग इंग्लिश पढ़िए हैं, क्योंकि पहली से अंग्रेजी शुरू होती है, 12 तक आपको जो है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। तो कम से कम आप लोगों ने पहली क्लास से लगा के 12 तक 12 साल आपने अंग्रेजी पढ़ी है, तो वो जो 12 साल आपने जो अंग्रेजी पढ़ी उससे बहुत ज्यादा ईजी है। लाइब्रेरी साइंस में कोई इंग्लिश में लिखना नहीं होता, केवल आपको लाइब्रेरी साइंस की एक टर्मोलॉजी जो होती है, टर्मोलॉजी का मतलब लाइब्रेरी साइंस के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वो केवल आपको ध्यान में रखना, तो वो बार बार आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इस किताब को लेने के लिए आप जो है कभी भी जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर दीजिए, हम आपका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और पहली किताब हमारी इतनी पॉपुलर हुई थी, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये किताब पहुंची है, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन पहली किताब इतनी शानदार सफल हुई है कि हम सेकंड बुक लेकर आ रहे हैं, जो आपको 26 जनवरी से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। आपको ये किताब ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। इसके अंदर हमने इस बार 10 पुराने पेपर दिए हैं, 13 जो है पुराने पेपर हमने दिए हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। और ये किताब भी पहले वॉल्यूम की तरह दोस्तों है, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसके अंदर रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस किताब का भी जो ध्यान रखना है, वॉल्यूम 1 की तरह हम लाइव सॉल्यूशन जो है, इस किताब को जो लाइव सॉल्यूशन हम यूट्यूब और ऐप दोनों पर करवाएंगे दोस्तों, यूट्यूब और ऐप ये जो दोनों पे करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया है। और सबसे पहले इस क्लास के माध्यम में जाते समय मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा जो है प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मेरा केवल आप लोगों का है, बताने के लिए है कि आज हम बात करते हैं कि कल जो है हमारे यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था। तो ये जो जितेंद्र जी भाकर साहब हैं, ये वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में पुलिस विभाग में काम है। वर्तमान में ये क्या है दोस्तों? पुलिस में कार्य करते हैं, पुलिस है वर्तमान में, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ये जो है पुलिस विभाग में एक जो है कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो पुलिस की जो नौकरी होती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, कभी भी कोई ऑर्डर आ जाता है, आपको पेट्रोलिंग पर जाना करना पड़ता है, गश्त पर जाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में पुलिस में वर्क करने के बाद भी इन्होंने जो है नेट जेआरएफ जो है इन्होंने यूजीसी नेट का जो जेआरएफ है, वो जेआरएफ जो है इन्होंने पास की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए डेली का 5-6 घंटे निकाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कहने का मतलब, इनसे मैंने पूछा तो ये मेरे खास मित्र भी हैं और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी है, ठीक है ना।
उन्होंने इस बार नेट जेआरएफ निकाला तो आप 24 घंटे का आपके पास होता है। तो ये 8 घंटे जो है इनकी डेली जो क्या होती है दोस्तों, ड्यूटी होती है। उसके अलावा भी वो डेली जो है कम से कम 4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए निकालते हैं दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि लगातार मेरी जो पढ़ाई है डेली 4 घंटे पढ़कर इन्होंने नेट जेआरएफ निकाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों से सीख सकते हैं कि भाई जॉब करना है, इनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन फिर भी इनका एक जुनून था कि मैं नेट जेआरएफ निकाल के आगे मैं कॉलेज लाइब्रेरियन बनूं। तो उन्होंने देखो, उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी भी की है। अब ये घंटे फिक्स नहीं होते, 8 की जगह कई बार 10 घंटे भी हो जाते, कई बार 12 घंटे भी हो जाते हैं। उसके बावजूद भी डेली इन्होंने 4 घंटे अपना जो है शेड्यूल फिक्स किया। उसके बाद आज नेट जेआरएफ हो गए। अब बहुत जल्द ये जितेंद्र जी जो है भविष्य में जो है कॉलेज लाइब्रेरियन बनने वाले, इनका जो सपना है वो जल्द साकार होने वाला है। तो मैं ओएसआई परिवार की तरफ से इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ूंगा वो आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। मैं इस क्लास के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है हमारा कंटेंट है, बढ़िया सा नोट्स बनाइए, अच्छा सा रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। भाई वैकेंसी आने के बाद तो बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे, लेकिन उनका सिर्फ सिलेबस ही पूरा होगा। लेकिन सिलेक्शन जो है सिलेबस पूरा करने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है रिवीजन और टेस्ट देने से। तो ये हमारे लिए, ये इस बार यूजीसी नेट का जो हमारा रिजल्ट है उसमें ये इन्होंने जेआरएफ निकाला। अगर कोई भी यूजीसी नेट की आप तैयारी करना चाहते हो, आप हमारे ऐप के अंदर जाइए, यूजीसी नेट की कुछ फ्री क्लासेस है, उनको जरूर देखिए। और भी टीचर का जो है ऐप के अंदर जाइए, उनका भी कंटेंट देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा ही कोर्स लीजिए, मैं कभी नहीं कहता हूं, ठीक है ना दोस्तों। मैं तो भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं तो गवर्नमेंट में सेटल्ड हूँ। मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी पेमेंट या फीस वगैरह आप देते हो, आप एक बेरोजगार हो, तो वो फीस कहीं सही जगह आपकी लगनी चाहिए दोस्तों। इसलिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ऐप के यूट्यूब के अंदर, मेरी भी क्लास देखिए, अन्य टीचर की भी क्लास देखिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट भी देखिए। फिर जब आपका आत्मसंतुष्टि हो जाता है, उसके बाद जो है उस टीचर का कोर्स लीजिए जिस टीचर की आपको भाषा समझ में आती है दोस्तों। उसके बाद हमने पिछली बार राजस्थान के अंदर कोर्स शुरू किया था, उसके अंदर जो ये नैना सैनी है, उन्होंने राजस्थान के अंदर जो है 3rd रैंक इन्होंने राजस्थान के अंदर प्राप्त की है, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में 3rd रैंक लाए थे। और हमारा पहला रिजल्ट था कि हमारे पूरे राजस्थान में 120 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। और वर्तमान में ये राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन है। ये जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि इतनी बहुत पब्लिसिटी हो रही है, मैं हमेशा ध्यान रखना है, एक ही चीज में विश्वास करता हूं। इसलिए मैं आप सबको स्पष्ट कहता हूं, कोर्स लेना या नहीं लेना सब बात की बातें हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोर्स आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं लो। आपको अगर पढ़ना है, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है, आपको अच्छा समझ में आता है, तो वहां से पढ़िए आप। हर एक टीचर की पढ़ाने की अलग अलग शैली होती है, जिस टीचर की भाषा है समझ में आती है वहां से आप कोर्स लीजिए। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ बहुत पब्लिसिटी में। ये लोग जो यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, हमने मार्गदर्शन दिया, हमने उनको टेस्ट देकर अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, एग्जाम से पहले मॉडल पेपर कराया, और एग्जाम के अंदर जो है कॉन्फिडेंस हमने इनको दिलाया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखकर सॉल्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया, एमसीक्यू करवाया, लाइव क्लासेस दी है, तब जाकर आज हमारे यहाँ से 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये लोग जो सिलेक्शन हो चुके हैं ना, उनसे बहुत सारे विद्यार्थी जो है राय लेते हैं। तो ये लोग इतनी बहुत पब्लिसिटी करते हैं कि आज हम जो है ऑल इंडिया, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक जो बच्चा है हमारे इस क्लास को देखता है और हमारे ऐप से जुड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना आपको। और राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के साथ हमारा जो ये कॉम्बो पैक है, ये ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड के साथ हमारा थर्ड ग्रेड भी क्या है दोस्तों, फ्री कर दिया हमने। इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट मिलेगा। ध्यान रखना, पहले आपको पीडीएफ से नोट्स बनाना होगा, फिर आपको वीडियो देखना होगा, फिर टेस्ट देना होगा। इसमें आपको पेपर 1 भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम पेपर 2 भी मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आपके 3 प्रकार होंगे, पहला आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, दूसरा आपको पार्ट वाइज टेस्ट,
और तीसरा आपको एग्जाम से पहले आपको मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, और उसके बाद चौथा आपके ऐप के अंदर ओल्ड पेपर भी है, वो ओल्ड पेपर्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्रॉपर रणनीति होती है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर जो है, मैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं पढ़ाता हूं, जिसमें मैंने 2.5 साल तक जो है मेहनत की थी। राजस्थान के अंदर 2018 में वैकेंसी आई थी, 2.5 साल बाद एग्जाम हुआ था। तो 2.5 साल दिल्ली में 6 घंटे लाइब्रेरी साइंस को देता था। ठीक है ना, मैं भी प्राइवेट जॉब करता था। लाइब्रेरियन बनने से पहले मैं प्राइवेट स्कूल में एज ए लेक्चरर काम करता था। 6 घंटे स्कूल में, 6 घंटे में लाइब्रेरी साइंस को देता था, 12 घंटा। ठीक है ना, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट चलता था। इस प्रकार से कंपटीशन भी बढ़ गया था। तो राजस्थान के अंदर जब रिजल्ट आया था, तो जो है मेरिट, या जिसे हम कहते हैं कि कट ऑफ, मेरिट या कट ऑफ उस समय कितनी गई थी पता है? 80% जो है मेरिट कट ऑफ की थी। लेकिन मैंने इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी मैंने 85% लाकर जो है एक सीट मैंने प्राप्त की है, और आज आपके सामने मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है ना, तो वो 2.5 साल जो मैंने अनुभव किया, जो अनुभव सीखा, मैंने जो मेहनत की है, सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट को कैसे मैं याद कर सकता हूँ, जो जिस जिस तरीके से टॉपिक को मैंने याद किया है, जो ट्रिक लगाकर जो मैंने पढ़ा है, उनको समझा है, वही जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ में डिलीवर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से मेरे साथ प्रेम और स्नेह से जुड़े रहिए, और भगवान जो है जल्द, जो जो मेहनत करता है उसके भगवान जल्द सुनाई देता, जल्द जो है सुनता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, ताकि आपको हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।